चलिए, तो वर्ग 2 वर्ग 3 दोनों ही है ना इसमें। ठीक है, एसएसटी वाले भी हैं, गणित वाले भी हैं, है ना। ठीक, चलो मैं आप लोगों को हिंदी भाषा पढ़ाने वाला हूं, है ना। हिंदी भाषा यदि वेटेज देखें तो वर्ग 3 में अच्छा खासा वेटेज है। लगभग आपको 15 क्वेश्चन वर्ग 3 में हिंदी भाषा से आना है। और अगर वर्ग 2 की बात करें तो वहां पर भी ठीक ठाक नंबर का वेटेज है। 5-7 नंबर का आपका हिंदी भाषा का सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि सर तो क्या 5-7 नंबर के लिए पढ़ना है? हाँ, बिल्कुल पढ़ना है। इसका एकदम सीधा साधा रीजन है कि आप अभी टीईटी जैसा कोई क्वालिफाइंग एग्जाम नहीं देने वाले हैं, है ना। अभी आप एग्जाम देने वाले हैं कंपटीशन का एग्जाम, और कंपटीशन के एग्जाम में तो एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसके लिए मैं हमेशा रेफरेंस देता हूं, खासकर जब से हॉस्टल वार्डन का एग्जाम हुआ है उसके बाद से। हॉस्टल वार्डन में लगभग 300 पद थे, आपने देखा होगा, वो एग्जाम आपने कुछ में दिया भी होगा। लगभग 300 पद थे, और जब इसका रिजल्ट आया, इसका परिणाम जब आया एग्जाम का, तो 2.5 नंबर में पूरा मामला खत्म हो गया था। 2.5 नंबर कहने का मतलब कि टॉपर से लेकर के जिसने टॉप किया था उसके मार्क्स ले लो, और अंतिम चयन का मार्क्स ले लो, यहां पर अंतर था मात्र 2.5 नंबर का। सोचो, 300 पद 2.5 नंबर में खत्म। जो टॉप किया है वहां से लेकर के अंतिम चयन तक का जो अंतर था वो केवल 2.5 नंबर का था। हिंदी तो फिर भी 5 नंबर की है ना, वर्ग 2 में मिनिमम 5 नंबर की है। इतने में तो पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाए आदमी, है कि नहीं। इसीलिए एक एक नंबर आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आपको यह समझाना चाहता हूं, एक एक नंबर महत्वपूर्ण है। एक एक नंबर के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी है। और ये जो बैच है आपके लिए लगभग 4-5 महीने की बैच आपकी होने वाली है। तो अभी शुरुआत में तो 3 क्लासेस लगेंगी, हो सकता है कि आगे जाकर के हम आपकी 4 क्लासेस लगाएं, बिल्कुल संभावित है, क्योंकि सिलेबस अच्छा खासा है। शिक्षक भर्ती के सिलेबस को आप हल्के में आंक नहीं सकते, बड़ा सिलेबस है। और मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि जिन्होंने शिक्षक भर्ती की एक बार बहुत अच्छे से तैयारी कर ली है, वो छत्तीसगढ़ के किसी भी वनडे एग्जाम को अच्छे से टारगेट कर सकते हैं, किसी भी एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं, यदि आप सही से तैयारी शिक्षक भर्ती की करते हैं। क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है, आपको मैथ्स पूरा पढ़ना है। मैथ्स में ऐसे ऐसे हिस्से पढ़ने हैं जो कि बहुत सारे एग्जाम का बहुत बड़ा हिस्सा बना लेते हैं। आपको जीएस अच्छा खासा पढ़ना है, आपको कंप्यूटर पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, अंग्रेजी पढ़ना है। और मैं तो कहूंगा कि गणित, रीजनिंग, हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर, ये 5 सब्जेक्ट यदि आप देखें ना, तो ये व्यापम के किसी भी एग्जाम के रीढ़ की हड्डी है। ये रीढ़ की हड्डी है, इनके बिना व्यापम का सिलेबस बनता ही नहीं है। तो व्यापम के सिलेबस का बहुत बड़ा हिस्सा है ये। तो अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो रास्ते में आने वाले हर एग्जाम को आप टारगेट कर सकते हो, ये भी ध्यान में रखना। और ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपका भले लक्ष्य जो है वो शिक्षक भर्ती हो, बिल्कुल हो, अच्छी बात है, बड़ा लक्ष्य रखना ही चाहिए। लेकिन रास्ते में हो सकता है कि और कोई एग्जाम आपको आता हुआ दिखे, तो आप दूसरे एग्जाम को भी दे सकते हो। कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो शिक्षक भर्ती की तैयारी करते करते दूसरे एग्जाम निकाले हैं, बहुत सारे उदाहरण है हमारे पास। जब बिलासपुर शाखा हमारी शुरू हुई थी तो वहां से हॉस्टल वार्डन से लगभग नई नई शुरू हुई थी शाखा, 6-8 महीने हुए थे, और वहां से लगभग 20-22 बच्चे हमने हॉस्टल वार्डन में सेलेक्ट करके दिए, केवल बिलासपुर शाखा से। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि आप सब्जेक्ट को यदि आप तैयार कर रहे हो तो किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, किसी भी एग्जाम को। तो
तो वनडे एग्जाम के लिए ये सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने ही हैं आगे जा करके। तो कोशिश कीजिए कि सब्जेक्ट्स को अच्छे से तैयार करने की, और अगर शिक्षक भर्ती को टारगेट बना के रखें तो भी तो इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना ही है, क्योंकि इनके बिना तो काम चल जाएगा, ऐसी वाली बात है नहीं, पढ़ना तो इनको है ही। तो इनको अच्छे से पढ़िए। हमारी कोशिश रहेगी कि जितना हो सके उसका 110% हम आपको देंगे, चाहे वो क्लास के मामले में हो, चाहे स्टडी मटेरियल के मामले में हो, चाहे फैसिलिटी के मामले में हो। हमारी कोशिश रहेगी कि जितना हम सक्षम हैं उससे 110% हम आगे बढ़ करके आपके लिए काम करें। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि राज्य की शिक्षा व्यवस्था को अब आपकी आवश्यकता है। ठीक है, अभी आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स में लगभग 43,000 पद खाली पड़े हुए हैं शिक्षक के, देखा होगा आपने, कल ही परसों की न्यूज़पेपर है। ऐसी स्थिति में यदि शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है तो आपके लिए एक सरकारी नौकरी का मौका तो है ही, लेकिन आपके माध्यम से राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का एक अवसर मुझे सामने दिखाई पड़ता है। तो अब मौका मिला है, चूकिएगा मत। जितना हो सके प्राण प्रण से जुट जाना, जितना हो सके मेहनत करना। और हमारे जैसे मध्यम वर्गीय परिवार के लिए तो यार नौकरी, सरकारी नौकरी मतलब एक सपना है कि नहीं? एक सपने से कम नहीं होता। तो कोशिश कीजिए अपने इस सपने को पूरा करने की, जितना बन पड़ेगा हमारी तरफ से हम प्रयास करेंगे, लेकिन आपको अपने मेहनत पे पूरा भरोसा रखना है, और जितना आप अपने लिए अभी तक अपने एकेडमिक्स में करते आओ हो उससे 200% देना होगा। हमारा ना छत्तीसगढ़ी में एक ठो कहावत है, छत्तीसगढ़ी आती है सबको? एक कहावत है, जेला बाबू सरक देखना रहते ना बोला मरे बर खुद पड़ते। समझे बात? मतलब जिसको स्वर्ग की आकांक्षा होती है उसको मरना खुद पड़ता है। सरकारी नौकरी का सपना मैंने नहीं देखा है, आपने देखा है। तो मेहनत किसको करनी पड़ेगी? आपको। ठीक है, हाँ, इस रास्ते में हम आपके सहायक होंगे, लेकिन अंततः विजय आपको प्राप्त करना है। ठीक है, तो मेहनत करिए और अपना, अपने परिवार वालों का सपना साधिए। ठीक है, क्योंकि भर्ती हो सकता है कि बहुत जल्दी आपको दिख जाए, क्योंकि व्यापम के कैलेंडर में अक्टूबर नवंबर का डेट दिया हुआ है। तो एग्जाम की डेट तो मान करके चलो कि सामने रखी हुई है, बस अपने को उतने दिनों तक अपने आप को इतना तैयार करना है कि हम एग्जाम निकाल करके एक पद वहां से निकाल करके ले लें। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हिंदी के सिलेबस की। ठीक है सर, 4 क्लास करिए, 4 क्लास हो जाएगी रुपेश, है ना? लेकिन बात ये भी होती है ना भाई कि आप सब्जेक्ट निपटाऊ पद्धति से अगर पढ़ाओगे तो फिर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है है कि नहीं? जल्दबाजी अगर किसी भी चीज में एकदम ज्यादा की जाए ना तो वो फिर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होने का कारण बनती है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि एग्जाम के कुछ समय पहले तक आपको पढ़ाई से जोड़ करके रखें और इतना तैयार करते रहें कि एग्जाम जब आए तो आप अपने आप को एकदम फुल्ली फर्निश्ड पाए कि हाँ अब एग्जाम निकाला जा सकता है। ठीक है, चलो आपके इस प्रश्न के जवाब में सीएसईबी ने लाइन काट दिया है। ठीक है, बैटरी से चल रही है क्लास। चलो आते हैं हिंदी के सिलेबस में कि हिंदी के सिलेबस में आपको पढ़ना क्या है। हिंदी भाषा, यदि हिंदी के सिलेबस की बात करें तो वर्ग 2 हो चाहे वर्ग 3 हो, सिलेबस 2 भागों में बटा हुआ है। सिलेबस 2 भागों में बटा होगा। पिछले सिलेबस की यदि बात करें, क्योंकि हमारे पास नया सिलेबस नहीं है तो पिछले सिलेबस को रेफरेंस लेना होगा। पिछले सिलेबस की अगर बात करें तो एक भाग में रखा गया था व्याकरण को, और दूसरे भाग में रखा गया है भाषा शिक्षण को। भाषा शिक्षण को दूसरे भाग में रखा गया है। व्याकरण के अंतर्गत देखा जाए तो वही बेसिक टॉपिक्स हैं जो कि आप
अमूमन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखते हैं। जैसे व्यापम का जब सिलेबस देखेंगे तो पहला टॉपिक उसमें मिलेगा स्वर व्यंजन वर्तनी। इस नाम से आपको सिलेबस में टॉपिक देता है। असल में वो बात कर रहा होता है वर्णमाला की। तो आपको सबसे पहले तो पूरे की पूरी वर्णमाला पढ़नी है। वर्णमाला पढ़ने का अप्रोच अब पहले से थोड़ा अलग होगा। वर्णमाला में केवल वर्णों को नहीं जानना है, वर्णों की संख्या से लेकर के वर्णों के कॉन्सेप्चुअल हिस्से तक जाकर के आपको चीजों को पढ़ना है। संख्या कहने का मतलब आपने कई बार एग्जाम में एकदम वन लाइनर फैक्ट देखे होंगे कि फलाना वर्णों की संख्या कितनी होती है, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, है ना। अब वर्णमाला से क्वेश्चन पूछने का पैटर्न धीरे धीरे बदल रहा है और नए पैटर्न को यदि मैं आपको अपडेट करूं तो वर्णमाला से ही परिभाषा से संख्या को लिंक करने वाले क्वेश्चन अब आ रहे हैं। जैसे मैं अगर आपको क्वेश्चन करूं कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कितने हैं, कितने होते हैं अयोगवाह? 4 होते हैं। अयोगवाह वर्ण 2 होते हैं। कौन से? अम और अह। ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मैं आपको एक और दूसरा क्वेश्चन करता हूं। हिंदी वर्णमाला में ऐसे कितने वर्ण हैं जो ना तो पूर्णतः स्वर हैं और ना ही पूर्णतः व्यंजन? बताइए। 1। अच्छा। अयोगवाह स्वर नहीं होते। हाँ सर। री। अच्छा, देखो सवाल वही था, सवाल वही था। हिंदी वर्णमाला में वर्ण अयोगवाह वर्ण कितने हैं, क्वेश्चन वही है। अब मैंने क्या किया, परिभाषा को इस संख्या से लिंक कर दिया। मैंने अयोगवाह की परिभाषा आपसे पूछी और उसी के थ्रू संख्या तक लेकर के गया, लेकिन आप आंसर में चूक गए। देखो, है ना। असल में अयोगवाह की परिभाषा ही होती है कि ऐसे वर्ण जो ना तो पूर्णतः स्वर हो न ही पूर्णतः व्यंजन। तो जब वहां पर 2 है तो यहां पर भी तो वही 2 वर्ण होंगे, है कि नहीं। देखो कितना कितना आसान प्रश्न था, लेकिन पूछने का तरीका बदला तो आपके आंसर देने का तरीका बदल गया, है कि नहीं। आप दिग्भ्रमित हो गए। इस चीज से थोड़ा सा बचना है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि वर्णमाला में अब क्वेश्चन का पैटर्न बदला है। तो वर्णमाला में अब केवल केवल वर्णों को नहीं जानना है, यहां से वर्णों की परिभाषाओं को भी देखना है, संख्याओं को देखना है, और तीसरा इनके कॉन्सेप्चुअल हिस्से को पढ़ना है, कॉन्सेप्ट्स को आपको देखना है। ठीक है, आपको इनके कॉन्सेप्ट को जानना होगा, क्योंकि अगर बिना कॉन्सेप्ट को पढ़े हुए आप वर्णमाला सॉल्व करने के लिए गए तो हो सकता है कि क्वेश्चन तो वर्णमाला से आएगा लेकिन वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो वर्णमाला बहुत अच्छा टॉपिक है, स्कोर करने वाला टॉपिक है और इतना इंपॉर्टेंस रखता है कि आप व्यापम के एग्जाम में इसका इंपॉर्टेंस समझो। अभी मंडी के एग्जाम में 7 क्वेश्चन आए थे, आपने देखा होगा। मंडी उप निरीक्षक का एग्जाम हुआ कुछ दिनों पहले, सुने हैं। इसमें से 7 में से 3 प्रश्न केवल वर्णमाला के थे। अब सोचो, 7 में से 3 प्रश्न वर्णमाला के थे। अब अगर कोई व्यक्ति वर्णमाला को एकदम सतही तौर पर पढ़ करके चला जाए तो कम से कम 1-2 क्वेश्चन में तो चूकेगा ही। एक आध क्वेश्चन बन भी गए, क्योंकि अब क्वेश्चन का पैटर्न कथन कारण, सत्य असत्य कथन, सुमेलित कीजिए वाला पैटर्न, ये ऐसे पैटर्न्स हैं जो अगर आप ध्यान से टाइम लगाकर नहीं बनाए तो वो आपके लिए घातक होगा, आपको नुकसान करेगा। आपको चीजें आती हैं उसके बावजूद वो आपको नुकसान कर सकती हैं। ठीक है, तो वर्णमाला को पूरा एक एक चीज आपको देखना होगा। वर्णमाला पढ़ने के बाद अगला जो टॉपिक होगा हमारा, जो आपके सिलेबस में रहता है, वो है शब्द रचना।
हालांकि मैं एकदम उसी सीक्वेंस में नहीं बता रहा हूं जिस सीक्वेंस में ये आपको दिखाई पड़ेगा, क्योंकि व्यापम का सिलेबस थोड़ा सा बिखरा हुआ रहता है, यहाँ का टॉपिक वहां लिखा होता है, वहां का टॉपिक यहाँ लिखा होता है ऐसा, लेकिन अल्टीमेटली रहेगा सिलेबस में, वो रहेगा ही। शब्द रचना में 4 टॉपिक्स आते हैं, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। 4 टॉपिक, 4 टॉपिक्स हैं, संधि है, उपसर्ग है, प्रत्यय है और समास है। ये 4 ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद शब्द रचना पढ़ने के बाद हम एंटर करेंगे शब्द साधन में। शब्द साधन, शब्द साधन के अंतर्गत हम शब्दों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। शब्द क्या है, शब्दों का विभाजन कैसे होता है, शब्दों के अलग अलग प्रकार कौन से होते हैं। शब्द साधन के अंतर्गत आप ये देखिएगा कि आपको इसी टॉपिक में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज पढ़ने को मिलेगा। आपको इसी टॉपिक के अंतर्गत रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ शब्द पढ़ने को मिलेगा। इसी में आपको विकारी और अविकारी शब्द मिलेंगे। इसी में आपको सार्थक और निरर्थक शब्द मिलेंगे। और अंततः जाकर के आपको मिलेगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। ये 8 प्रकार के शब्द इसी शब्द साधन वाले टॉपिक में मिलते हैं। ठीक है, तो ये शब्द साधन के अंतर्गत बेसिकली हम लोग शब्द क्या है, शब्दों का विभाजन कैसे होता है और वहां से क्वेश्चन का क्या पैटर्न है, ये हम लोग एक एक करके देखते हुए चलेंगे। शब्द साधन पढ़ने के बाद अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा शब्द रूप। शब्द रूप वाले टॉपिक में बेसिकली 3 टॉपिक्स आते हैं, लिंग, वचन और कारक या परसर्ग जिसको आप कहते हैं। तो लिंग, वचन या कारक इस टॉपिक के अंतर्गत आता है और यहां से क्वेश्चन अब एकदम नए पैटर्न में आ रहा है। तो उस नए पैटर्न को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होगा ये हम लोग इसमें देखेंगे। शब्द रूप पढ़ने के बाद आपके सिलेबस में वाक्य वाला हिस्सा आएगा, वाक्य। और वाक्य के अंतर्गत यदि देखें तो वाक्य से केवल ऐसा नहीं कि सरल वाक्य पहचानो, कोई संयुक्त वाक्य पहचानो, कि मिश्र वाक्य पहचानो, वो पुराना पैटर्न हो गया। पिछले 5 साल का अगर पेपर देखोगे तो पिछले 5 साल में व्यापम ने अपने क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे चेंजेस किए हैं। अब चूंकि मुझे उस समय से मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे इन सब के बारे में आइडिया है कि कैसे पैटर्न व्यापम धीरे धीरे करके चेंज कर चुका है। अब यहां पर क्वेश्चन जो है ना वो सरल, संयुक्त, मिश्र वाक्य से बहुत कम करता है। वो वाक्य पूछने के लिए एक अलग आधार को बेस बनाता है और वहां से क्वेश्चन करता है। आपने अभी कुछ दिन पहले एक एग्जाम हुआ ना, प्री बीएड था, डीएलएड था, अभी कुछ समय पहले एग्जाम हुए हैं, है ना? हाँ, उसमें भी क्वेश्चन यहीं से आया हुआ है जहां से व्यापम अब क्वेश्चन कर रहा है। यहां से क्वेश्चन सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य से ना करके कहां से कर रहा है, वाक्य देकर के पूछता है कि विधानवाचक है, कि निषेधवाचक है, कि आज्ञावाचक है, कि प्रश्नवाचक है, कि इच्छावाचक है, कि संदेहवाचक है, संकेतवाचक है, कि विस्मयादिबोधक। जो 8 भेद होते हैं वाक्य के, वहां से अब क्वेश्चन करने की टेंडेंसी व्यापम की बन चुकी है। तो क्वेश्चन वहां से किया जा रहा है, तो अपने को ध्यान देना होगा। इसके अलावा वाक्य के अंग और वाक्य के आवश्यक तत्वों से क्वेश्चन किए जा रहे हैं। वाक्य के अंग कहने का मतलब उद्देश्य और विधेय। आपने देखा ही होगा एग्जाम में उद्देश्य और विधेय के क्वेश्चन देखे ही होंगे, और उद्देश्य विधेय को अगर आप पढ़ लिए तो आपके लिए पदबंध पढ़ना आसान होता है। और पदबंधों से तो शिक्षक भर्ती में मैंने देखा है क्वेश्चन आता है, बाकी किसी एग्जाम में पूछे ना पूछे, लेकिन शिक्षक भर्ती में पदबंधों से क्वेश्चन उठाया हुआ है। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। वाक्य पढ़ने के बाद
एक टॉपिक बचता है आपका काल, एक टॉपिक बचता है आपका विराम चिन्ह। विराम चिन्ह, ये जो टॉपिक्स है ना, ये दोनों टॉपिक पिछले वैकेंसी में अगर देखा जाए तो वर्ग 3 में नहीं था, ये केवल वर्ग 2 में था। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा इसको, काल सिलेबस देख करके पढ़िएगा, उस समय तो आते आते हम लोग का सिलेबस लगभग वहां तक पहुंच चुका होगा। और अगर नहीं पहुंचे रहे या हम लोग अगर आगे निकल आए हैं, सिलेबस अभी तक नहीं आया मान लो इन केस, तो फिर मैं ये पढ़ाऊंगा तो आप लोग बैठ करके प्रॉपर इसका नोट्स बना लीजिएगा, क्या पता सिलेबस में शामिल कर ही दे। ठीक है, तो वर्ग 3 वाले लोग के लिए थोड़ी सी हिदायत रहेगी कि ये टॉपिक्स नोट्स बना लीजिएगा, लेकिन पढ़ते समय सिलेबस को ध्यान में रख करके पढ़िएगा। ठीक है, समझने में कोई बुराई है नहीं, समझ लीजिएगा और सिलेबस को देखिएगा। सिलेबस में यदि ये टॉपिक्स हैं तो उन टॉपिक्स को बिल्कुल पढ़िए, छोड़ना मत। और अगर नहीं है सिलेबस में तो आप इसको एग्जाम के टाइम पे स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, काल हो गया, विराम चिन्ह हो गया। अब इसके बाद टॉपिक्स आते हैं आपके मुहावरे, लोकोक्तियां, मुहावरे, लोकोक्तियां, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये आपको पढ़ना है। मुहावरे है, लोकोक्तियां हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, इसके अलावा पर्यायवाची है, और विलोम शब्द है। ये आपके सिलेबस में रहने वाला है। ठीक है, तो ये पूरा हिस्सा मिल करके बनेगा आपका व्याकरण वाला भाग। ये पूरा हिस्सा आपके व्याकरण वाले हिस्से में रहने वाला है। लगभग सारे टॉपिक्स इसमें हिंदी के कवर हो जाते हैं। अब रही बात एक टॉपिक की, जो है रस छंद अलंकार। सर क्या वो सिलेबस में रहता है? नहीं रहता, इस बात को ध्यान में रखना, भटकना मत, क्योंकि कभी भी वहां से क्वेश्चन शिक्षक भर्ती में नहीं आते। ठीक है, क्योंकि वो सिलेबस में रहता ही नहीं है, और जो उसको पूछना है विद इन द सिलेबस ही पूछना है, सिलेबस में रह के सिलेबस की बाउंड्री वो क्रॉस नहीं करता। तो सिलेबस को एक बार देखिएगा, उसके बाद फिर टॉपिक्स का चयन कीजिएगा कि हमको किन टॉपिक्स को पढ़ना है। ठीक है, तो ये पूरा हिस्सा मिल करके बनेगा आपका व्याकरण वाला भाग। वर्ग 2 में पिछले बार एक टॉपिक और था, जो था शब्द शक्ति। शब्द शक्ति वो 10-15 मिनट का टॉपिक है, वो चलते चलते किसी दिन मैं पढ़ा दूंगा आपको साथ में। ठीक है, इसके बाद भाषा शिक्षण वाला हिस्सा आता है। भाषा शिक्षण वाले हिस्से में पिछले सिलेबस को देखें तो पिछले सिलेबस में वर्ग 2 में केवल 1 यूनिट था, और वर्ग 3 में 3 यूनिट थे। वर्ग 2 में केवल 1 यूनिट था, वर्ग 2 में क्या लिखा हुआ था? भाषाई कौशलों का विकास, श्रवण, वाचन, पठन, लेखन, केवल ये लिखा था। ये लिखा था वर्ग 2 के सिलेबस में। वर्ग 3 में 3 अध्याय थे, 3 यूनिट्स थे वर्ग 3 में। वर्ग 3 में इसके अंतर्गत एक तो था बच्चों में भाषाई कौशलों का विकास, एक था बच्चों में भाषा शिक्षण की विधियां, उन विधियों के गुण और उनकी प्रक्रियाएं, बच्चे स्कूल आने से पहले क्या क्या सीख कर आते हैं, एक टॉपिक था। इसी के अंतर्गत आपको पढ़ना था त्रुटियों की भूमिका, बच्चों के भाषा शिक्षण में त्रुटियों की क्या भूमिका होती है। इसके अलावा आकलन था, मूल्यांकन, असेसमेंट और इवैल्यूएशन था। तो इस तरीके से कुल मिलाकर 9 यूनिट 3 अध्याय आपके वर्ग 3 में हमको दिखाई पड़ते थे। तो सिलेबस में हो सकता है कि वर्ग 3 में आपको भाषा शिक्षण वाला हिस्सा मिले,
हो सकता है कि वर्ग 2 में भाषा शिक्षण शामिल ना करे, क्योंकि क्वेश्चन का उसके पास स्कोप ही कम है ना, गिन के उसको 5 से 7 क्वेश्चन देने हैं, तो इसके पीछे मुझे नहीं लगता कि वो भाषा शिक्षण वाले हिस्से से वो क्वेश्चन का चयन करेगा। अधिकांश संभावना ये कहती है कि वर्ग 2 में केवल और केवल व्याकरण वाला हिस्सा आपका रहने वाला है। हाँ, वर्ग 3 में उसके पास चांस है, स्कोप है कि वो भाषा शिक्षण का हिस्सा आपको देगा। ठीक है, ऊपर से एक समस्या शिक्षक भर्ती परीक्षा या व्यापम के एग्जाम में ये होता है कि जैसे टीईटी में एकदम सेक्टर वाइज बांट के देता है आपको, इस हिस्से से इतने क्वेश्चन आएंगे, इस हिस्से से इतने क्वेश्चन आएंगे, दिया होता है, आपने देखा होगा। व्यापम के एग्जाम में वैसा कैटेगराइजेशन नहीं होता है, वैसा बाइफर्गेशन नहीं होता है, वैसा विभाजन अंकों का नहीं होता है। वहां पर हो सकता है कि वो अगर 5 क्वेश्चन का स्कोप बनाता है तो 5 वर्णमाला से दे दे, आप कुछ नहीं बोल सकते, या 5 संधि से दे दे, 5 समास से दे दे, आप क्या ही कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, उसके क्वेश्चन विद इन द सिलेबस ही आएंगे, सिलेबस के अंदर से ही पूछे जाएंगे। और अगर सिलेबस आपने अच्छे से पढ़ा है, सिलेबस को अच्छे से आपने जाना है, तो मुझे लगता है कि आप 10% अपनी तैयारी कर चुके हैं। सिलेबस को अच्छे से जानना ही अपने आप में बहुत बड़ी तैयारी होती है। बहुत सारे लोग इसी उधेड़-बुन में रहते हैं कि हमको तो सिलेबस ही नहीं पता है, सिलेबस में क्या रहता है, कैसे पढ़ना होता है, अप्रोच ही नहीं पता होता उनको। तो सबसे पहले तो सिलेबस को जानना, और हिंदी का सिलेबस मेरे हिसाब से बहुत आसान है। हिंदी के सिलेबस में आपको ये सारी चीजें पढ़नी है, और ये हर एक व्यापम के एग्जाम का सिलेबस होता है। व्यापम में यही सारी चीजें तो रहती है सिलेबस में, और कुछ थोड़ी रहता है। ठीक है, चलो, तो अब हमारे पढ़ने का अप्रोच क्या होगा, ये दूसरा सवाल समझ आ गया, सिलेबस में क्या रहेगा। ठीक है, 6वीं से पढ़ते आ रहे हो, वही सब चीजें हिंदी में रहने वाली हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन बस अप्रोच बदल जाएगा आपका पढ़ने का। अब हम लोग कैसे पढ़ें, देखो, हमारे पढ़ने का तरीका ये होगा कि मैं आप लोगों को एकदम सिलेबस के अनुसार ही चलूंगा, सिलेबस के अनुसार ही चलूंगा, लेकिन मेरे पढ़ाने का तरीका जो है ना, वो थोड़ा सिक्वेंशियल फॉर्म में होता है। मैंने बताया ना, व्यापम में या सिलेबस जो आएगा आपका शिक्षक भर्ती में, वो यहाँ का टॉपिक वहां लिखा रहेगा, काल को वर्णमाला के बाजू में लिख देगा, या मुहावरे लोकोक्ति को शब्द साधन में लिख देगा, होता है ऐसा, करता है वो, या पर्यायवाची को शब्द साधन में लिख देगा, वो लिखता है ऐसा। जैसे पिछले बार अर्थ के आधार पर शब्दों का भेद लिखा था, और उसमें लिखा था पर्यायवाची विलोम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जबकि वो उसका विभाजन नहीं है, वो उसका विभाजन नहीं है। अर्थ के आधार पर शब्दों को तो 2 भागों में बांटा जाता है, सार्थक और निरर्थक। ठीक है, वो सार्थक शब्दों का प्रकार होता है, जो आपने पर्यायवाची विलोम ये सारे शब्द कहे, वो तो सार्थक शब्दों का भेद है, लेकिन वहां विभाजन में लिखा हुआ था। तो सिलेबस जो है वहां पर आगे पीछे होगा, लेकिन मेरे पढ़ाने का तरीका जो है ना, वो सीक्वेंस में रखूंगा मैं, ताकि आप एक टॉपिक को दूसरे से आसानी से लिंक कर सकें। वर्णमाला जब आप पढ़ते हैं, तो वर्णमाला को जब पढ़ लिया जाता है, उसके बाद फिर हम एंटर करेंगे शब्द रचना में, उसके बाद फिर शब्द साधन, और ये वाला सीक्वेंस जो है ना, ये मेरा सीक्वेंस है जो मैं पढ़ाता हूं। ठीक है, ताकि आप पहले टॉपिक को दूसरे से आसानी से लिंक कर सकें। ऐसा लिंक करते हुए जब आप चलोगे, तो आपको हिंदी पढ़ने में एक तो मजा आएगा, दूसरा आपके सीखने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, सीखने की टेंडेंसी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। आप जिस वर्णमाला को बचपन से देखते आए हैं, उसी के बारे में थोड़ा सा ज्यादा जानेंगे। ठीक है, चलो, तो सिलेबस का सबसे पहला हिस्सा है वर्णमाला। आज हम लोग थोड़ी सी झलकी देखते हैं इसकी, कि वर्णमाला में होता क्या है, वर्णमाला को पढ़ते कैसे हैं। सबसे पहला टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला, ये जो वर्णमाला है, इसको आपके सिलेबस में लिखा होगा स्वर व्यंजन वर्तनी, सिलेबस में इसी नाम से लिखता है व्यापम। ठीक है, अब तो नाम अपना ही बदल दिया, तो हो सकता है टॉपिक का नाम भी बदल दे, है नहीं, खुद का नाम बदल लिया व्यापम ने।
कर्मचारी चयन मंडल बन गया है। ठीक है, अब ये जो वर्णमाला है, इस टॉपिक की शुरुआत हम लोग करेंगे कहां से? वर्ण को जानने से, अक्षर को जानने से, वर्णमाला को जानने से। लेकिन वर्णमाला को जानने से पहले मेरे हिसाब से थोड़ी सी जानकारी हमको भाषा के संबंध में होनी चाहिए कि भाषा क्या है। ठीक है, वर्णमाला तो हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग देखेंगे कि भाषा क्या है। क्या है भाषा? एकदम सामान्य सी परिभाषा अगर मैं आपसे पूछूं, क्या है भाषा? ठीक है, दो व्यक्तियों के बीच में, दो या दो से अधिक। हाँ ठीक, हाँ सर। कन्वर्सेशन यार, कन्वर्सन अलग होता है भाई। ठीक है, कन्वर्सेशन होता है। हाँ हाँ, बताइए। हाँ, मन की बात तो केवल एक ही आदमी करते हैं। हाँ, विचारों को व्यक्त करने का माध्यम। बहुत बढ़िया रुपेश। हाँ हाँ, क्या क्या बोलते हो आप? माध्यम है, ठीक है। हाँ होती है, लेकिन सब में तो काम वही होता है ना अल्टीमेटली। ठीक है, व्यंजन इतने प्रकार के, लेकिन अल्टीमेटली उद्देश्य क्या है? पेट भरना। बस वैसे ही भाषा है, भाषा में भी व्यंजन है, खाने में भी व्यंजन है। ये तो अच्छी बात है सर। चलो, तो लगभग सभी लोग इस बात से सहमत हैं कि भाषा विचारों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है, एक जरिया है, जिससे कि मनुष्य अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाता है कि नहीं? लगभग सभी लोग इस परिभाषा से सहमत हैं। हमको लगता है कि हमने अच्छी और बड़ी सुगठित, बड़ी नई परिभाषा दे दी है। लेकिन यह परिभाषा आपको जानकर आश्चर्य होगा, आज से लगभग 2-2.5 हजार साल पहले दी जा चुकी है। लगभग 2000 साल पहले यह परिभाषा दी जा चुकी है जो आपने कहा है। असल में भाषा के संबंध में सबसे पहली पुस्तक लिखी थी आचार्य पाणिनि ने। नाम सुना है आपने? आचार्य पाणिनि ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अष्टाध्यायी। एसएसटी वाले जान भी रहे होंगे आप लोग, है ना? अष्टाध्यायी। 8 अध्यायों में आचार्य पाणिनि ने संस्कृत भाषा को नियमों में बांधने का काम किया था। 8 अध्यायों के माध्यम से, 8 यूनिट्स में उन्होंने किताब को बांटा था। पुस्तक का नाम इसीलिए रखा गया था अष्टाध्यायी। अब ये प्रसिद्ध क्यों है सर? ये प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि ये पूरे विश्व में व्याकरण की पहली पुस्तक है। भारत की बात नहीं हो रही है ना, बात किसकी हो रही है? विश्व की। मतलब दुनिया में 2000 साल पहले जब लोग पत्ते लपेट के घूम रहे थे, हम भाषा पे शोध कार्य कर रहे थे। सोचो, तो हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो भाषा है, उसको व्याकरणबद्धता कहां से मिलती है? आचार्य पाणिनि की अष्टाध्यायी से। अष्टाध्यायी में आचार्य पाणिनि ने बहुत सारे सूत्र दिए और उन सूत्रों के माध्यम से भाषा को नियम से बांधने का काम किया। सूत्र कहने का सीधा सा मतलब है कि एक प्रकार का कोडिफाई लैंग्वेज, एक प्रकार का कोडिफाई लैंग्वेज है जिससे कि नियम बताए जाते हैं। जैसे हमारे यहां गणित में आपने सूत्र सुना होगा, ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम, सुने हो ना? वैदिक गणित में ये सारे शब्द आते हैं, एकाधिकेन पूर्वेण, वो सूत्र आते हैं, वैदिक सूत्र आते हैं ये सब। ठीक है, वैसे ही बहुत सारे सूत्र जो हैं आचार्य पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में दिए। लेकिन ये सूत्र मतलब आम लोगों के समझने के लिए थोड़े से कठिन थे। तो आचार्य पतंजलि नाम के एक दूसरे व्यक्ति का पटाक्षेप होता है यहां पर। आचार्य पतंजलि, नाम सुना है आपने? कौन थे? रामदेव बाबा के गुरु थे, मत बोलना भाई। इन्हीं के नाम पे खोले सर। जैसे रामकृष्ण मिशन खोला गया था ना स्वामी विवेकानंद के द्वारा अपने गुरु के नाम पर, वैसे ही ऐसा नहीं। आचार्य पतंजलि हमारे भारत के षड दर्शनों में से एक
योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, है ना। अभी तो आने वाला 21 जून, क्या होता है 21 जून को? योगा डे कि विश्व योग दिवस योग दिवस होता है, ठीक है। कब से मना रहे हो? पहला योग दिवस कब मनाया गया था? कब मनाया गया था? खोजना, खोजना आंसर इसका, ठीक है। बस ये समझो कि अभी वर्तमान जो प्रधानमंत्री है उन्होंने जब एंटर किया, है ना, उसके बाद, हाँ बस बीच में ठीक है। तो आचार्य पतंजलि ने क्या किया, इनका केवल ये ऐसा नहीं है कि केवल योग में ही लगे रहे ये, है ना, इनका बहुत बड़ा योगदान व्याकरण के क्षेत्र में है। व्याकरण में आज तक के सबसे बड़े भाष्यकार माने जाते हैं कौन? आचार्य पतंजलि। भाष्यकार मतलब सरलीकरण करने वाले। इन्होंने अष्टाध्यायी को सरलीकृत किया और सरलीकृत करके एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था आचार्य पतंजलि की महाभाष्य। भाष्य शब्द का मतलब होता है सरल करना, सरलीकृत करके, इलेबोरेट करना, आप एक तरीके से समझो, ठीक है, समझाना, सरलीकृत करके लोगों तक पहुंचाना, यह कहलाता है भाष्य करना। जैसे आज के समय में बहुत सारे कथावाचक मिलते हैं आपको, है ना। अब रामचरितमानस तो तुलसीदास जी लिख के चले गए, उनके द्वारा जो लिखी गई चौपाइयां हैं, लिखे गए जो दोहे हैं या छंद हैं, उनको अब सरलीकृत करके लोग हमको समझाने का काम करते हैं कि इसमें ये वाला भाव निहित है कि नहीं। गीता श्री कृष्ण बोल के चले गए, उसको लोग अब भी समझाने का प्रयास करते हैं कि इस सूत्र में ये कहा गया है, इस श्लोक में ये कहा गया है कि नहीं। वैसे ही आचार्य पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखी थी, उस अष्टाध्यायी को सरलीकृत करके समझाने का काम किया किसने? आचार्य पतंजलि ने। और इसी महाभाष्य में परिभाषा दी गई है भाषा की, और आचार्य पतंजलि महाभाष्य में भाषा को परिभाषित करते हुए कहते हैं भाषम व्यक्तायाम वाची भावम मनेन उपजन्ते। यानी भाषा, ध्यान से सुनो इधर क्या बोलना चाहते पतंजलि। भाषा व्यक्त करती है बोलकर, वाची वाक धातु से बना है, वाक यानी बोलना, तो भाषा व्यक्त करती है बोलकर, किसको? भावों को। कौन से भाव? जो हमारे मन में उपजते हैं। तो यहां से अगर एक कंप्लीट परिभाषा निकाली जाए भाषा की, तो क्या निकलती है कि भाषा मन से उपजने वाले भावों को बोलकर व्यक्त करती। यही तो आपने कहा था थोड़ी देर पहले, यही तो आपने कहा था ना कि भाषा जो है वो विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। भाषा व्यक्त करती है सर, है कि नहीं। तो ये आचार्य पतंजलि की परिभाषा है, और इस परिभाषा में आचार्य पतंजलि ने एक बात एकदम क्लियर कर दी है कि भाषा शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से होती है। ये क्वेश्चन आता है कि संस्कृत के किस धातु से भाषा शब्द की व्युत्पत्ति मानी जाती है। धातु मतलब होता है रूट वर्ड्स, जहां से किसी शब्द का निर्माण हो उसको कहा जाता है धातु। तो जब आप भाषा की बात करते हैं तो भाषा शब्द कौन सी धातु से बना है? भाष धातु से बना है। षटकोण का श होगा और उसके नीचे बाकायदा हलंत लगा होगा, यह भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार विकल्प ऐसा देता है भाषा शब्द की व्युत्पत्ति हुई है भाष धातु से, ऐसा। ये धातु नहीं है, धातु कौन है? भाष, जिसमें नीचे बाकायदा हलंत लगा होगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये है भाषा की परिभाषा। अब यदि मैं
भाषा की प्रवृत्तियों की बात करूं कि भाषा में कौन कौन सी प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, तो भाषा का सबसे पहला गुण है, या इसको भाषा के गुण आप कह सकते हो, है ना। भाषा में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, तो सबसे पहला गुण तो यह है कि भाषा परिवर्तनशील होती है। परिवर्तनशीलता भाषा का सर्व प्रमुख गुण है। ठीक है, परिवर्तनशीलता कहने का मतलब कोई भी भाषा हो, दुनिया की कोई भी भाषा हो, वो कभी भी स्थायी नहीं रहती, वो हमेशा बदलती रहती है। और इस बदलाव के पीछे तीन प्रमुख कारण भाषा शास्त्रियों के द्वारा बताए जाते हैं। तीन कारण। एक कारण, भाषा क्षेत्रीयता के प्रभाव से प्रभावित होती है और इसी प्रभाव में आकर के भाषा अपना रूप बदलती है। दूसरी चीज, भाषा समय के प्रभाव से प्रभावित होती है और भाषा का रूप बदलता है। तीसरा, भाषा सांस्कृतिक संक्रमण से भी अपने रूप में परिवर्तित करती है। सांस्कृतिक संक्रमण, ये तीन ऐसे घटक हैं जो भाषा के रूप में परिवर्तन का कारण बनते हैं। तीन चीजें। पहला, भाषा पर क्षेत्रीयता का प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है भाषा पर क्षेत्रीयता का प्रभाव। और इसके प्रभाव के कारण क्या होता है, इसके प्रभाव के कारण एक ही भाषा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में हमको दिखाई पड़ती है। जैसे जैसे आप जो हिंदी बोलते हो, जरूरी नहीं है कि उसी रूप में कोई बंगाली व्यक्ति हिंदी बोले, हिंदी तो वो भी बोलता है। या गुजराती व्यक्ति उसी पैटर्न में हिंदी बोले जिस रूप में आप बोलते हो, सेम वैसे ही बोलता है हिंदी। या मराठी व्यक्ति या दिल्ली वाला व्यक्ति नहीं बोलता है सर। हमारी हिंदी में और उन हिंदियों में फर्क है। सेम आप इस बात को ऐसा भी बोल सकते हो कि एक हिंदी या एक क्षेत्र की हिंदी दूसरे क्षेत्र की हिंदी से अलग है कि नहीं। तो एक ही भाषा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में बोली जाती है। इसको कहा जाता है भाषा पर क्षेत्रीयता का प्रभाव पड़ना। दूसरा है भाषा पर समय का प्रभाव पड़ना। भाषा समय के प्रभाव से धीरे 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 करके सरलीकृत होती जाती है और इस सरलीकरण की प्रक्रिया के द्वारा भाषा अपने रूप में परिवर्तन करती है। कैसे सर? जैसे जैसे संस्कृत थी, हिंदी की पूर्ववर्ती भाषा, आप मानते हैं है कि नहीं। हिंदी की आदि जननी कहा जाता है संस्कृत को। संस्कृत से धीरे 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 होते 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 वर्तमान स्वरूप हिंदी का हमको दिखाई पड़ता है। हिंदी तो शुरू से ही इसी रूप में रही है, ऐसी बात नहीं है, रूप बदला है। अब आप इस चीज को समझो कि क्या 400-500 साल पहले की हिंदी आज की हिंदी जैसी रही होगी? नहीं ना। मैं जब आज आपके समय आपके सामने बोलता हूं कीबोर्ड, तो आपके दिमाग में एक इमेज बनता है, बनता है ना, बनता है ना, बनता है सर। कंप्यूटर इमेज बनता है, कार इमेज बनता है, ट्रक इमेज बनता है दिमाग में। लेकिन मैं बोलूं भंडारा, कोई इमेज बना? क्यों नहीं बना यार? नहीं बना ना। क्या बना? हंडा का इमेज बना, मत बोलना। नहीं, कोई इमेज नहीं बना। सेम वैसे ही उस समय के लोग 400-500 साल पहले के लोग, उनके सामने अगर मैं बोलता कंप्यूटर, क्या इमेज बनता दिमाग में? कोई इमेज ही नहीं बनता। क्यों? उस समय ये शब्द इन्वेंट ही नहीं हुआ था, है कि नहीं। आज हमारी रोजमर्रा के जीवन में ये प्रयोग में आता है। मोबाइल बोलते तो क्या समझते 500 साल पहले के लोग? नहीं समझते, आज समझते हैं, है कि नहीं। रिलायंस बोलते तो क्या समझ में आता? नहीं समझ आता। जियो बोलते तो हाँ हाँ महावीर स्वामी बोल के गए हैं, जियो और जीने दो। वो वाला जियो था, वो वाला जियो था तब तक अच्छा था जीवन, है कि नहीं। ये वाला जियो आते ही सब बदमाश हो गए हैं। चलो, तो समय का प्रभाव कैसे पड़ा, समझ आया?
शब्द जो हैं वो धीरे 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 करके परिवर्तित होते हैं। हमारे लिए संस्कृत में शब्दों को बोलना कठिन लगा, इसीलिए हमने संस्कृत के शब्दों को सरल करके लोक जीवन में अन्य रूप में उसको स्थापित किया। जैसे हमारे लिए क्षीर बोलना कठिन था तो खीर बना दिए, दुग्ध बोलना कठिन था दूध बना दिए, है कि नहीं। हमारे लिए कपर्दिका बोलना कठिन था, हमने कौड़ी बना दिया। खरपर बोलना कठिन था, खपरा बना दिए, है कि नहीं, या खप्पर बना दिए। खप्पर हिंदी है, खपरा छत्तीसगढ़ी हो गया, है कि नहीं। तो शब्दों को आप क्या कर रहे हो, सरल करते जा रहे हो। तो इस सरलीकरण की प्रक्रिया में भाषा अपना रूप बदल रही है कि नहीं, भाषा अपना रूप बदल रही है। तो भाषा की परिवर्तनशीलता का यह दूसरा कारण है। भाषा में परिवर्तनशीलता का तीसरा कारण होता है सांस्कृतिक संक्रमण। सांस्कृतिक संक्रमण का सीधा सा मतलब है दो संस्कृतियों का मेल होना। जब भी दो संस्कृतियां मिलती हैं तो एक संस्कृति के शब्द दूसरी संस्कृति में और दूसरी संस्कृति के शब्द पहली संस्कृति में आते हैं। और ऐसा हर बार होता है जब भी दो संस्कृतियां आपस में मिले। जब भी दो संस्कृतियां आपस में मिलती हैं यह सामाजिक प्रघटना हमको दिखाई पड़ती ही है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो इन शब्दों के नाम लिए, कंप्यूटर बोला मैंने, मोबाइल बोला, ये हमारी मौलिक भाषा के शब्द नहीं है, ये तो हमने दूसरी भाषा से लिए हुए हैं, है कि नहीं, दूसरी भाषा से लिए हुए हैं। तो ये हमारी भाषा में है, इसका कारण क्या है, इसका कारण है सांस्कृतिक संक्रमण। हमारी संस्कृति का अंग्रेजी संस्कृति से मेल हुआ और मेल हो करके उनकी संस्कृति के बहुत सारे शब्दों को हमने अपना लिया। और इससे क्या हुआ, इससे हुआ ये कि हमारी भाषा का रूप थोड़ा सा बदल गया। कैसे बदलता है रूप, समझना। जैसे एक समय था जब हम अपने मित्र की प्रतीक्षा करते थे, है कि नहीं, अपने मित्र की प्रतीक्षा करते थे, फिर अपने दोस्त का इंतजार करने लगे, आज अपने फ्रेंड का वेट करते हो। समझ आ रही बात, है कि नहीं। भाव वही है, बस उन भावों के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द बदल गए हैं, है कि नहीं। मित्र की प्रतीक्षा थी, दोस्त का इंतजार था और फ्रेंड का वेट करना है। शब्द वही नहीं रहे, बदल गए हैं। ये क्यों हुआ, ये केवल इसके कारण हुआ, है कि नहीं। तो जब भी संस्कृतियां मिलेंगी ये प्रघटना आपको दिखाई पड़ेगी। इसके कारण क्या हुआ, भाषा ने अपना रूप बदल लिया, ठीक है। ये दूसरी चीज। अब भाषा में और क्या गुण होता है सर, भाषा का एक गुण होता है यादृच्छिकता। दुनिया की हर भाषा में यह यादृच्छिकता पाई जाती है। यादृच्छिकता कहने का मतलब है रैंडमनेस। अब सोचो, हिंदी समझने के लिए अंग्रेजी का सहारा लेना पड़ रहा है कि नहीं। हाँ, यादृच्छिकता मतलब होता है रैंडमनेस। ये रैंडमनेस कैसा है सर, इसका मतलब है किसी वस्तु के नामकरण के पीछे तर्क न लगाना। रैंडमली आपने नाम रख दिया बस। जैसे मैं आपको यह कहूं कि कुर्सी को कुर्सी ही क्यों बोलते हैं, हवा क्यों नहीं बोलते हैं, आप कोई कारण नहीं बता सकते। बताओ, कुर्सी को कुर्सी कहने के पीछे क्या कारण है, कोई कारण बताओ। छत को छत ही क्यों बोला जाता है, घर क्यों नहीं बोलते, कोई कारण। या घर को घर ही क्यों बोलते हैं, दीवार क्यों नहीं बोलते। घर को घर क्यों बोलते हैं, कीड़ा क्यों नहीं बोलते। और कीड़े को कीड़ा क्यों बोलते हैं, पेड़ क्यों नहीं बोलते। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। कोई तर्क है तो बताओ, कोई तर्क है, कोई तर्क नहीं है। हमारे यहां शब्दों में यादृच्छिकता हमको दिखाई पड़ती है और दुनिया की हर भाषा में यह हमको दिखाई पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि केवल हिंदी या संस्कृत की बात हो रही, नहीं,
दुनिया की हर भाषा में आपको ये मिलेगा। कैट को कैट ही क्यों बोला जाता है, कोई रीजन बताओ। टमाटर को टमाटर ही क्यों बोला जाता है, वो तो स्पेनिश शब्द है, कोई कारण बताओ, कोई कारण है टमाटर को टमाटर कहने का, या काजू को काजू कहने का, पुर्तगाली भाषा का शब्द है काजू। आलमारी को आलमारी कहने का, कोई रीजन, कोई रीजन नहीं है। ये यूनिवर्सल तथ्य है कि हर भाषा में ये फिनोमिना पाया जाएगा। क्या है ये, यादृच्छिकता। इसको बोला जाता है भाषा में रैंडमनेस का होना, यादृच्छिकता का होना। समझ आया, समझ आया क्या है रैंडमनेस, यादृच्छिक क्यों होती है हर भाषा, इस कारण से होती है। भाषा का तीसरा गुण है कि दुनिया की हर भाषा सरलता की ओर अग्रसर होती है। दुनिया की हर भाषा सरलता की ओर अग्रसर होती है। हर भाषा का प्रारंभिक स्वरूप कठिन होगा, धीरे 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 समय के क्षेत्रीयता के प्रभाव में आते 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 भाषा अपना रूप बदलती है और सरलीकृत होती जाती है। और यह अंतहीन प्रक्रिया है ना, जब तक दुनिया रहेगी तब तक भाषा का रूप बदलेगा, तब तक भाषा का रूप बदलेगा, यह अंतहीन प्रक्रिया है। जैसे मैंने कहा ना, 1000 साल पहले हिंदी उस रूप में नहीं बोली जाती थी जिस रूप में आज बोली जाती है, तो क्या गारंटी है कि 1000 साल बाद उसी रूप में बोली जाएगी जिस रूप में आज बोली जाती है, कोई गारंटी है, कोई लिख के दिया है, नहीं। रूप बदला है भाषा का, है कि नहीं। तो भाषा जो है वो अपना रूप बदलती रहती बदलती रहती बदलती रहती है। और कैसे बदलती है, कठिनता से सरलता की ओर। तो भाषा सरलता की ओर अग्रसर होती है, दुनिया की हर भाषा। और क्या गुण है सर, हर भाषा के अपने लिपि चिन्ह होते हैं। हर भाषा के अपने लिपि चिन्ह या ध्वनि चिन्ह होते हैं। ठीक है, लिपि बोल दो या ध्वनि चिन्ह बोल दो, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो ये भाषा के वो गुण है जो कि आपको आगे जाकर के काम आने वाले हैं व्याकरण सीखने में, आपको काम आएगा। जैसे भाषा पर क्षेत्रीयता का प्रभाव सीखे तो देशज शब्द समझ में आएंगे, समय का प्रभाव सीखे तो तत्सम तद्भव समझ में आएगा, है कि नहीं। और सांस्कृतिक संक्रमण सीखे तो विदेशज शब्द समझ में आएंगे। तो ये गुण आपको आगे जाकर के व्याकरण सीखने में काम आने वाले हैं। हालांकि भाषा शिक्षण पढ़ाते समय कुछ अन्य गुणों की बात जरूर करूंगा, है ना, कुछ अन्य गुणों के बारे में जरूर बताऊंगा, लेकिन फिलहाल व्याकरण सीखने के लिए हमें इन गुणों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हमने भाषा के गुणों के बारे में जाना जी। यादृच्छिकता का मतलब होता है तर्कों का अभाव। ठीक है, हाँ, तर्कों का अभाव होना। भाषा के प्रकार, भाषा मतलब भावों की अभिव्यक्ति, भाषा मतलब भावों की अभिव्यक्ति। तो भाषा के प्रकार कहने का मतलब क्या हुआ, वो तरीके जिसके माध्यम से भावों की अभिव्यक्ति हो उसी को कहा जाएगा भाषा के प्रकार। तो मनुष्य अपने भावों को कितने तरीकों से अभिव्यक्त करता है, 3 तरीकों से। मनुष्य अपने भावों की अभिव्यक्ति कर सकता है ध्वनियों द्वारा, ध्वनियों द्वारा। मनुष्य अपने भावों की अभिव्यक्ति कर सकता है ध्वनि चिन्हों द्वारा, कर सकता है। और मनुष्य अपने भावों की अभिव्यक्ति कर सकता है संकेतों द्वारा। ये 3 ऐसी विधियां हैं जिसके द्वारा भावों की अभिव्यक्ति की जा सकती है। एक ध्वनियों द्वारा, दूसरा ध्वनि चिन्हों द्वारा और तीसरा संकेतों द्वारा।
जब ध्वनियों द्वारा भावों का संप्रेषण होता है तो भाव संप्रेषण की इस विधि को कहा जाता है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में भाव संप्रेषण के लिए आधार कौन है? ध्वनियां। जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं, मैं आपसे अभी जब बात कर रहा हूं तो मेरे मुंह से कुछ ध्वनियां ही तो निकल रही हैं। इन ध्वनियों में कुछ अर्थ छुपे हैं। ये ध्वनियां आप तक पहुंची, मेरा भाव आप तक पहुंच गया, है कि नहीं? ये भाव संप्रेषण की जो विधि है इसको नाम दिया जाता है मौखिक भाषा। दूसरा है ध्वनि चिन्हों द्वारा भावों का संप्रेषण। ध्वनि चिन्हों द्वारा जब भावों का संप्रेषण होता है तो इस प्रविधि को कहा जाता है लिखित भाषा। जैसे आप अखबार पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते समय आपके सामने जो अखबार रखा होता है उसमें से कोई आवाज नहीं आती है कि आवाज आती है खोलते ही ऐसे? हाँ, आती है आवाज खोलते, मतलब उसकी आवाज से आप भाव पहचानते हो क्या उसका? नहीं, नहीं ना। आज बजट पेश हुआ बोल के बताता है क्या अखबार? नहीं। वहां पर टेक्निकली अगर आप देखें ना तो वहां पर केवल कुछ चिन्ह बने हुए हैं, केवल चिन्ह बने हैं। आप उन चिन्हों से बंधे हुए ध्वनियों को जानते हैं, इसीलिए आप उसको पढ़ पाते हैं। यही होता है। अगर मान लो कोई ऐसा चिन्ह बना दिया जाए जिसके बारे में आप अनभिज्ञ हैं, आपको नहीं पता, तो आप उस अखबार को पढ़ ही नहीं पाओगे। आपको अगर मान लो बंगाली भाषा का अखबार ला करके दे दिया जाए, पढ़ लोगे आप? नहीं पढ़ पाओगे। क्यों नहीं पढ़ पाओगे? क्या? क्योंकि आप उन ध्वनि चिन्हों से परिचित नहीं है कि नहीं? तो जब ध्वनियों के माध्यम से भाव संप्रेषण होगा तो उसको कहा जाएगा मौखिक भाषा। लेकिन ध्वनि चिन्हों के द्वारा जब भाव संप्रेषण होता है तो इसको कहा जाता है लिखित भाषा। भाव संप्रेषण की तीसरी विधि है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा, जहां पर भावों के संप्रेषण के लिए आप संकेतों को प्रयोग में लाते हैं। जैसे ट्रैफिक सिग्नल होता है, ट्रैफिक सिग्नल में 3 प्रकार की लाइटें हैं, लेकिन ना तो वहां से कोई आवाज आती है और ना ही कुछ लिख करके आता है। उन संकेतों में अर्थ छुपे होते हैं, आप उन अर्थों को जानते हैं और ट्रैफिक सिग्नल का अनुपालन करते हैं। यही होता है। तो यहां से 3 विधियां हमको पता चलती हैं भाव संप्रेषण की, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। लेकिन मान लो कभी क्वेश्चन आए कि भाषा के कितने प्रकार हैं, तो आंसर लेना केवल 2, एक मौखिक और दूसरा लिखित। इसको ध्यान रखना। अब ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि कामता प्रसाद गुरु ने कहा है कि सांकेतिक भाषा भाषा के प्रकारों में शामिल नहीं होना चाहिए। अब सवाल आएगा, तो सर कामता प्रसाद गुरु इतना बड़ा आदमी है क्या कि हम उसकी बात माने? मानना पड़ेगा भाई, क्योंकि हिंदी का व्याकरण उन्होंने लिखा है ठीक है, हिंदी का व्याकरण उन्होंने लिखा है और एकदम साफ शब्दों में कहा है कि चूंकि सांकेतिक भाषा का व्याकरण लिखना संभव नहीं है, इसीलिए सांकेतिक भाषा को भाषा के प्रकारों में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इसीलिए कभी भी क्वेश्चन आएगा तो वो हमेशा आंसर लेता है कितना? केवल 2, केवल 2। ठीक है, केवल 2, एक मौखिक भाषा और दूसरी लिखित भाषा। ये 2 भाषाएं लेता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलो, तो कल हम लोग चालू करेंगे हमारे सिलेबस का पहला टॉपिक वर्णमाला। आज हमने केवल जाना है भाषा के बारे में कि भाषा क्या है। ठीक है, भाषा क्या है, भाषा में कौन कौन से गुण होते हैं और भाषा के प्रकार कौन से हैं। इसके अलावा हमने देखा है हिंदी के सिलेबस को। सिलेबस को थोड़ा ध्यान में रख करके पढ़िएगा, क्योंकि सिलेबस के बाहर कुछ नहीं जाना है। और मेरी राय हमेशा न केवल हिंदी के लिए होगी, बल्कि हर भाषा या हर एक सब्जेक्ट के लिए होगी जो कि आपके सिलेबस में होगा। सिलेबस को पहले बहुत अच्छे से तैयार करो, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए जीवन पढ़ा है। अभी फिलहाल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई हो, ज्यादा बेहतर है। ठीक है, चल जी।